नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं राइट एंगल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बीकानेर रियासत का इतिहास। लास्ट क्लास के अंदर अपने जोधपुर का जो राठौड़ वंश का इतिहास था उसी को समाप्त किया था और आज अपन देखेंगे कि बीकानेर के अंदर भी किसका शासन था। तो बीकानेर के अंदर भी राठौड़ों का ही शासन हुआ करता था और बीकानेर के अंदर ऐसे कौन कौन से महान शासक हुए थे जिनके बारे में अपने को पढ़ना चाहिए। एक ही क्लास के अंदर अपन पूरा बीकानेर का इतिहास समराइज करके पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम आपका आने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का। ज्यादा अपने पास में टाइम है नहीं, जल्दी से अपने को इसको कोर्स को खत्म भी करना है। इसके बाद में जो मेन सेक्शन रहेगा जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो अपने राजस्थान कल्चर का या आर्ट का रहता है। तो उसमें से अपन ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो अपने उसको ज्यादा गौर से देखना है। यहाँ पे जो इतिहास का सेक्शन है या जो हिस्ट्री के ये राजा महाराजा है उनमें से क्वेश्चन कम मात्रा में पूछे जाते हैं या बहुत नॉर्मल से पूछे जाते हैं। तो अपन उसके हिसाब से ही उनको लेके चलेंगे। इंपॉर्टेंट जो भी रहेंगे उनको देखेंगे सीधा सीधा, ज्यादा कहानी वहानी कहेंगे नहीं, कोई मजाक वजाक नहीं करेंगे ज्यादा, अपन सीधा सीधा देखते हैं। तो सबसे पहले जो बीकानेर वंश का जो इतिहास है, तो बीकानेर की स्थापना किसने करी थी? तो बीकानेर की स्थापना करी थी अपने राव बीकानेर। ये किसके पुत्र हुआ करते थे? तो ये जो राव जोधाजी थे, अपने जो जोधपुर के शासक जोधाजी थे जिन्होंने जोधपुर बसाया था, उन्हीं के ये पुत्र हुआ करते थे। एक दिन दरबार के अंदर बीकाजी और इनके जो काका थे कांदल, इनके काका का नाम क्या था? काका या चाचा, क्या नाम था इनके चाचा का? चाचा या काका भी कह लेना, कांदल, कांदल जी और अपने बीका जी दोनों दरबार में बैठे थे। और अपने क्या होता है कोई भी, जैसे अभी मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई बोरिंग टॉपिक स्टार्ट होगा तो आप लोग क्या करने लग जाएंगे? आपस में चर्चा करने लग जाएंगे या फालतू मजाक मस्ती करोगे। तो एक दूसरे के अंदर कान के अंदर बात करते रहते हैं। आप लोग भी करते हो वैसे। यहाँ पे कौन कर रहा था? बीका जी और कांदल जी एक दूसरे कान के अंदर बात कर रहे थे। अब जोधा जी बेचारे पढ़ा रहे, ये जोधा जी बेचारे बैठे, दरबार के अंदर कार्यवाही जारी है और जोधा जी को ये गुस्सा। जोधा जी ने बोले यार तुम दोनों चाचा भतीजे बात तो ऐसे कर रहे हो कि क्या पता नहीं कोई रियासत वगैरह जीतने का प्लान है या कोई नई रियासत बसाने वाले हो। तो इससे कांदल जी को क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। उनके आत्मविश्वास को या आत्म सम्मान को ठेस पहुंचती है। कांदल जी खड़े होते हैं और कांदल जी कहते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम नई रियासत की स्थापना करेंगे, नया जो ठिकाना है वही जीतेंगे, अब हम आप वाली रियासत में तो नहीं रहेंगे। ऐसा कह के यहाँ से किसको साथ में लेते हैं? बीका को साथ में लेते हैं। और बीका का ही छोटा भाई होता है बिंदा। कौन होता है? बिंदा। ये भी किसका भाई होता है? तो बीका का भाई होता है। ये भी किस अपने भाई बोलता है यार बीका चल मैं भी क्या करूंगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। तो ये सब यहाँ से निकलते हैं और यहाँ से लगभग 100 तो घुड़सवार और 500 सैनिक लेके यहाँ से निकलते हैं। जो भी जिस किसी की भी निष्ठा बीकानेर वाले जो अपने बीका जी है उनके प्रति रहती है या काका कांदल के प्रति रहती है, वो सब इनके साथ में हो जाते हैं। और साथ में ये लोग निकलते हैं किसकी तरफ? तो अपने जंगल प्रदेश की तरफ। किधर निकलते हैं? जंगल प्रदेश। तो इन्हें पता चलता है कि पास में किसका निवास स्थान है? तो करणी माता का निवास स्थान है। तो ये करणी माता के पास जाते हैं और करणी माता के पास जाके बोलते हैं कि हम लोग वहां से ऐसे सेकी वेकी मार के आ गए। तो आप लोग आप देख लीजिए कि हमें जाना किस तरह पे, हमें किस तरह विजय प्राप्त होगी और आप हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। तो करणी माता इन्हें यहाँ पे आशीर्वाद देती है बीका को, और बीका को आशीर्वाद देके बोलती है कि तू इधर जंगल प्रदेश की तरफ चला जा, इधर तुझे विजय प्राप्त होगी। और आने वाले टाइम में तो जो तेरे पिताजी है जोधा जी, उनसे भी बड़ा शासक बन के कौन उभरेगा? तो तू उभरेगा। तेरी जो रियासत है वो जोधपुर की रियासत से भी ज्यादा फलेगी फूलेगी। ये आशीर्वाद कौन देता है? तो अपने करणी माता ये आशीर्वाद दे देती है। और ये यहाँ से प्रस्थान करते हैं जंगल प्रदेश की तरफ। जंगल प्रदेश में उस टाइम जो मुसलमान आक्रमणकारी थे उनका यहाँ पे शासन हुआ करता था। अलग अलग ठिकाने थे जिसमें जाटों का यहाँ पे शासन था। ये जाटों ने वो ठिकाने जीत भी रखे थे। तो यहाँ पे ये हरा के यहाँ पे मुसलमानों को और जाटों को यहाँ पे क्या जीत लेते हैं? तो जंगल प्रदेश में अधिकार कर लेते हैं। इनका अपने जो बीका जी थे इनका साथ देता है एक नरा जाट। कौन देता है? नरा जाट। नरा जाट नामक एक आदमी होता है जो किसका साथ देता है? बीका का साथ देता है। और यहाँ पे ये बीकानेर को विजिट करने में या अपने जंगल प्रदेश होता है उसको विजिट करने में सहयोग देता है। इसीलिए अपने मानते हैं कि जो बीकानेर है ना, बीकानेर का जो नाम है उसके अंदर जो आगे का बीका है वो तो बीका से है और पीछे का जो नेर है वो किससे है? वो नरा से है। और कई लोग ये भी मानते हैं कि इस नेर का मतलब नगर से है, नरा से नहीं है। तो दोनों ही अपने जो बातें वो प्रचलित है। तो इस तरह किसकी स्थापना होती है? बीकानेर की। सबसे पहले बीकानेर को जीतते कब है? तो 1465 ईस्वी में यहाँ पे बीकानेर को जीत लेते हैं। और बीकानेर की स्थापना कब की जाती है? तो 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की जाती है। इस दिन क्या होती है? तो इस दिन अपने आका तीज होती है। क्या होती है? आका तीज या अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को आका तीज भी बोलते हैं। अब यहाँ पे ये बीका जी के उड़े थे पतंग, बढ़िया
डोरी वोरी बांध के बढ़िया कोई उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। इसलिए बीकानेर में आज भी आका तीज के दिन क्या उड़ाई जाती है, पतंगे उड़ाई जाती है। एक बार एग्जाम में पूछ भी रखा है कि आका तीज के दिन अपने राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी रियासत है, या राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पतंगे उड़ाई जाती है, तो कहाँ उड़ाई जाती है, बीकानेर में उड़ाई जाती है। बीकानेर में एक जगह होती है कोडम देसर, क्या होती है, कोडम देसर। वहां पे किसका मंदिर बनाते हैं, भैरू जी का मंदिर बनाते हैं। और यह भी माना जाता है कि जब बीका जी यहाँ से अपने जोधपुर से प्रस्थान कर रहे थे, जो इनके पिताजी थे जोधा जी, उन्होंने ये भैरू जी की मूर्ति किसको दी थी, बीका को दी थी, और बोला था कि ये मूर्ति जहाँ ठहर जाए वहीं क्या बना देना, तो राजधानी बना देना। तो ये मूर्ति जाके कहाँ स्थापित हो गई थी, ऐसा माना जाता है, तो कोडम देसर के अंदर स्थापित हो गई थी। तो कोडम देसर के अंदर क्या बना दिया था, भैरू जी का मंदिर भी बना दिया था। ये बातें किसके बारे में थी, अपने बीका जी के बारे में ये बातें थी अपने। उसके बाद में अपने जो बीका जी थे, एक बार की बात है कि अपने जो जोधा वगैरह का निधन हो गया था, जोधा ने उससे पहले एक शर्त रखी थी। जोधा ने शर्त रखी थी कि देख बेटा, तू है अपना बड़ा बेटा, तो तू ये नई रियासत तूने बना भी ली, नई रियासत तू जीत भी गया, लेकिन कल को तू है ना अपने जो छोटे भाई है या जोधपुर के ऊपर आक्रमण वगैरह मत करना। ये वचन कौन लेता है, तो राव जोधा जी यहाँ से वचन लेके जाते हैं। और बीका विश्वास भी दिलाता है कि मैं अटैक वगैरह नहीं करूंगा, और मैं किसके प्रति वफादार रहूंगा, अपने जो भाई वगैरह है उनके प्रति वफादार रहूंगा, लेकिन मुझे जो राज चिन्ह है या आपके जो भी चिन्ह वगैरह है उसके अंदर मुझे क्या दिया जाए, हिस्सा वगैरह दिया जाए। तो यहाँ पे ये हिस्से की बात रखता है। जोधा जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि एक हिस्से के लिए तू अपने जोधपुर के ऊपर अटैक नहीं करेगा, ये बात तो बड़ी है, कल को तू जोधपुर पे अटैक करेगा, मैं चला जाऊंगा तो ये फालतू हार जाएंगे तेरे से। तो यहाँ पे एग्री हो जाते हैं, दोनों के बीच में संधि हो जाती है। लेकिन कल को जो जोधा की मृत्यु होती है, उसके बाद में नया शासक बनता है सूजा, वो यहाँ पे बात मानता है, रही है, राज पदवी वगैरह जो राज चिन्ह होते हैं वो प्रदान नहीं करता है। और उसकी वजह से बीकानेर के जो शासक होते हैं बीका जी, वो किसका घेराव कर लेते हैं, जोधपुर का घेराव करते हैं। लेकिन बाद में संधि वगैरह हो जाती है और राज चिन्ह वगैरह का हिस्सा दे दिया जाता है। तो ये अपने बीका जी के बारे में बातें थी, इंपॉर्टेंट, ज्यादा बातें है नहीं। नेक्स्ट शासक बनते हैं अपने जयसी। और भी शासक होते हैं, लेकिन अपने सीधा सीधा देखना है। ये अपने किसकी फोटो दे रखी है, राव बीका की फोटो दे रखी है, बढ़िया सी। नेक्स्ट शासक है जयसी। जयसी के समय राती घाटी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, राती घाटी का युद्ध होता है 1534 ईस्वी में। 1534 ईस्वी में इस समय जो मुगल बादशाह था वो कौन था, हुमायूं था मुगल बादशाह। तो उसी का भाई होता है कामरान। किसका भाई है ये, हुमायूं का भाई, बाबर का बेटा। हुमायूं का भाई कामरान यहाँ पे अटैक करता है, किसके ऊपर, पहले तो ये बटनेर के ऊपर अटैक करता है, बटनेर को जीत लेता है। उसके बाद इसको लगता है कि अपने को अटैक किस पे करना चाहिए, नई जो रियासत बन रखी है बीकानेर, बीकानेर पे अटैक करते हैं, बीकानेर को जीत लेते हैं। ये आगे यहाँ आसपास ही बैठा रहता है, जैसे आगे से अटैक कर देता है और जैसे इस युद्ध के अंदर जीत जाता है। तो राती घाटी के युद्ध में कौन जीतता है, जैसे जीता है, और कामरान यहाँ पे हार जाता है। और जैसे अपन देखते हैं कि बाद में जो पहेबा या साहिबा का जो युद्ध होता है उसके अंदर मालदेव जयसी को हरा देता है, यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसी का बेटा जो कल्याणमल था वो शेरशाह सूरी के पास साहित्य तो चला जाता है, और फिर कालांतर के अंदर वो भी किसका शासक बनता है, तो बीकानेर का शासक बनता है। वो सारी बातें अपन ने पहले देख ही ली है जब जोधपुर का इतिहास देखा था। और ये जो राती घाटी का युद्ध जो जीता है ना इसने, इसकी जानकारी किससे मिलती है, तो बीटू सूजा नामक एक इतिहासकार है, उसी की पुस्तक राव जयसिरो छंद। कौन सी पुस्तक, राव जयसिरो छंद, ये राव जयसी का छंद, इससे ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। कल्याणमल वगैरह देखने की जरूरत है नहीं, कल्याणमल अपन जोधपुर वाला इतिहास देखा था, उसमें पढ़ चुके हैं शॉर्ट में, जो भी इंपोर्टेंट बात थी। नेक्स्ट शासक है अपने राय सिंह। राय सिंह के बारे में खूब सारी बातें हैं। ये अपने राय सिंह जी की फोटो दे रखी है, ये पता नहीं है क्यों लेके खड़े हैं। राय सिंह जी फोटो दे रखी है यहाँ पे बढ़िया से। राय सिंह जी के बारे में क्या है, सबसे पहले ये अकबर और जहांगीर के मनसबदार हुआ करते थे। जो जहांगीर था उसको अकबर से भी ज्यादा भरोसा, अकबर के टाइम भी मतलब हालांकि राय सिंह के ऊपर भरोसा था, लेकिन जहांगीर को और ज्यादा भरोसा था। इसलिए जहांगीर ने अपने जो भी इंपोर्टेंट युद्ध थे, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी, उसमें सब में किसको सम्मिलित किया, तो राय सिंह बीकानेर वाले को सम्मिलित किया था। अकबर ने ना अपने देखते हैं कि 1572 से लेके 1574 ईस्वी तक जब जोधपुर का शासन अकबर के हाथ में आ गया था, चंद्रसेन यहाँ से चले गए थे, तो किसको सौंप दिया था, तो राय सिंह को बीकानेर वाले को सौंपा था। अपन लास्ट क्लास जोधपुर वाली में देखा था। नेक्स्ट इसको मनसब, जो जब ये जहांगीर शासक बनता है तो 5000 का मनसब दे दिया जाता है, किसे, राय सिंह को। पहले 4000 का मनसब दिया जाता था अकबर के समय, लेकिन उसको बढ़ाकर जहांगीर कितने का कर देता है, तो 5000 का मनसब। अपन देख चुके हैं क्या है, अकबर के द्वारा कितने परगने दिए जाते हैं, तो 51 परगने दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं, 1577 ईस्वी में। 1577 ईस्वी में 51 परगने भी किसे प्रदान किए जाते हैं, तो राय सिंह को प्रदान किए जाते हैं। जब खुसरो विद्रोह करता है अपने यहाँ पे आगरा के अंदर, जब खुसरो विद्रोह करता है तो जहांगीर उस विद्रोह को दबाने के लिए जाता है, तो आगरा किले की ये राजधानी की जिम्मेदारी भी किसे सौंपी जाती है, तो राय सिंह को सौंपी जाती है। मैंने आपको बता दिया जहांगीर का विश्वास पात्र था।
नेक्स्ट ये अपने टेस्ट सीरीज वगैरह स्टार्ट हो रखी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, पेपर 3 जो जीके वाला पोर्शन है आप नीचे लिंक में दिए हुए हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। 8 जुलाई को पहला टेस्ट अपलोड हो जाएगा, यहाँ जाइए और अपनी तैयारी पहचानिए कि किस लेवल की तैयारी है। पहला पेपर फ्री है, आप देखे आराम से देख सकते हैं कि पेपर का लेवल क्या है। पेपर का लेवल बहुत शानदार है और आपका जो एग्जाम है उसी को देखते हुए इस पेपर को तैयार किया गया है, तो आप बिल्कुल जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट बीकानेर के अंदर इसने जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। अगले अपन देखते हैं मुंशी देवी प्रसाद। मुंशी देवी प्रसाद ने इसे क्या कहा था, तो राजपूताने का कर्ण कहा था। तो राजपूताने का ऐसा व्यक्ति जिसकी तुलना किससे की गई है, तो कर्ण से की गई है, वो भी कौन था अपने, तो राय सिंह था। नेक्स्ट इसके दरबारी विद्वान तो जय था। पहला इसका दरबारी विद्वान कौन था, जय था, जिसने क्या लिखी, राय सिंह प्रशस्ति। ये प्रशस्ति कहाँ है, तो ये प्रशस्ति जूनागढ़ किले में कहाँ है, जूनागढ़ किले के अंदर ये प्रशस्ति लगी हुई है। एक शासक एक दरबारी विद्वान और है जय सोम, जिसने लिखी करमचंद वंशोत कर्णकीर्ण काव्यम। लंबा सारा पुस्तक का नाम है, जब भी देखा जाए अपने इतिहास के अंदर इतनी लंबी पुस्तक और कहीं देखेंगे नहीं अपन, तो ये जो पुस्तक है इसका नाम आपको याद नहीं रखना है, लेकिन जब कहा जाता है कि नाम याद नहीं रखना है तो उल्टा ज्यादा याद रहता है, इसलिए आपको याद रह जाएगा। इसके अंदर इसको क्या कहा गया है, राजेंद्र कहा गया है। क्या कहा गया, राजेंद्र नाम रखा गया है इस पुस्तक के अंदर। राय सिंह की पुस्तक है, राय सिंह की कौन कौन सी पुस्तक है, तो राय सिंह महोत्सव पहली पुस्तक, राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, राय सिंह महोत्सव, वेदक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला और एक बाल बोधनी। बाल बोधिनी, ये जो बाल बोधिनी है ये अपने जो ज्योतिष ग्रंथ है उसके ऊपर क्या है, टीका है, ठीक है। ये राय सिंह की पुस्तक हो गई। राय सिंह का ही भाई था अपने पृथ्वीराज राठौड़। कौन था, पृथ्वीराज राठौड़, ये राय सिंह का भाई था, अकबर के दरबार में रहा करता था, इसलिए अकबर ने से जो गागरोन का किला है वो अकबर इसको प्रदान करता है। और ये क्या था, एक बहुत अच्छा कवि था, या बहुत अच्छा राइटर हुआ करता था, इसलिए इसने खूब सारी पुस्तकें लिखी थी। तो इसकी पहली पुस्तक है गंगा लहरी, दशरथ वरौत, दसम भागवतरा दूहा और एक वेली कृष्ण रुक्मणी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है, वेली कृष्ण रुक्मणी। कम से कम 1000 बार एग्जाम के अंदर पूछ ली होगी, तो इसको इंपॉर्टेंट का बाप लगा लेना, इंपॉर्टेंट का बाप, ये एग्जाम के अंदर जरूर पूछी जाएगी। कौन सी भाषा है इसकी, तो डिंगल भाषा है। भाषा के 2 प्रकार है राजस्थानी के अंदर, एक डिंगल और एक पिंगल। तो ये जो वीर काव्य के अंदर लिखी जाती है या वीर रस के अंदर लिखी जाती है उसको डिंगल कहा जाता है, तो ये डिंगल भाषा के अंदर है। अब इस पुस्तक के बारे में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग बातें कहते हैं, फालतू पंचायतें करते हैं, वो सारी पंचायतें देख लेते हैं अपन। दूरसा आडा इतिहासकार है, दूरसा आडा अपन ने नाम सुना भी है। वो कहते हैं कि ये जो पुस्तक है ना वो 5वां तो वेद है। वेदों की कितनी संख्या है, तो 4 वेद है अपने, उसमें जो 5वां वेद किसको बताते हैं, इस पुस्तक को बताते हैं। और 19वां क्या बताते हैं, पुराण बताते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। तो कितने पुराण बताते हैं, 19 पुराण बताते हैं। नेक्स्ट है जेम्स टोड। जेम्स टोड के तो बिना कहे तो जेम्स टोड के रोटी हजम नहीं होती थी। तो जेम्स टोड क्या कहता है कि 10,000 घोड़ों का बल है। ये जब पुस्तक पढ़ते हैं ना तो कितने घोड़ों का बल मिल जाता है शरीर को, तो 10,000 घोड़ों का बल मिल जाता है। तो ये पुस्तक एक बार तो पढ़ लेनी चाहिए। नेक्स्ट अपने है कर्ण सिंह जी। कौन है, कर्ण सिंह जी, जो बीकानेर के शासक थे, कर्ण सिंह। नेक्स्ट अपने बीकानेर के कौन से शासक थे, कर्ण सिंह जी, जिनकी उपाधि क्या रही, जंगलदर बादशाह। जंगल प्रदेश के अंदर रहते थे, या जंगल प्रदेश के अंदर रहते थे, इसलिए कहां के बादशाह कहा गई इन्हें, जंगलदर बादशाह उपाधि दी गई थी। ये उपाधि कौन देता है इनको, औरंगजेब। कौन देता है, औरंगजेब ये उपाधि प्रदान करता है। इन्हीं की एक पुस्तक है साहित्य कल्पद्रुम। कौन सी पुस्तक है, साहित्य के ऊपर लिखी गई थी, साहित्य कल्पद्रुम, इसलिए इसको क्या कहते हैं, साहित्य कल्पद्रुम कहते हैं। एक ही पुस्तक है, याद रख लेना। इनका एक दरबारी विद्वान भी हुआ करता था, गंगाधर मैथिल। ये गंगाधर मैथिली, इसकी भी 2 पुस्तक इंपोर्टेंट है, कर्णभूषण और काव्य डाकिनी। कर्णभूषण और
काव्य डाकिनी, दो पुस्तकें इसकी इंपॉर्टेंट है। और एक पुस्तक किसकी हो गई, तो कर्ण सिंह की पुस्तक हो गई। ज्यादा कोई डिटेल वाली बात है नहीं, कर्ण सिंह की 3 पुस्तकें कर्ण सिंह के टाइम याद रखनी है और इसकी उपाधि याद रखनी है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट शासक है अनूप सिंह। अनूप सिंह के बारे में खूब सारी बातें। अनूप सिंह ने दक्षिण के अंदर औरंगजेब जब आक्रमण करता था या औरंगजेब की जो सेना थी उसका नेतृत्व किया था, वहां पे दक्षिण के अंदर जो मराठा सैनिक थे उनके विद्रोह को दबाया भी था। इसलिए औरंगजेब इसको कौन सी उपाधि देता है, माही मरातिब की उपाधि। कौन देता है, औरंगजेब। ये उपाधि औरंगजेब प्रदान करता है इनको। अब जब ये दक्षिण में जाते हैं तो देखते हैं कि औरंगजेब क्या कर रहा होता है, अलग अलग भारत के अंदर मूर्तियां तुड़वाता है, हिंदू मंदिर वगैरह तुड़वाता है। और तो ये क्या करता है, वहां से जो भी मूर्तियां वगैरह है उनको इकट्ठी करता है और जो भी मूर्तियां होती है उनको सबको कहां लाता है, बीकानेर के अंदर लाता है। और यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाता है। क्या बनवाता है, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाता है। इसके अंदर एक मूर्ति इंपॉर्टेंट होती है हेरम्ब गणपति की। किसकी, हेरम्ब गणपति की। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, इसके अंदर जो गणपति जी है वो शेर के ऊपर सवार है। ठीक है, नॉर्मली गणपति जी अपने चूहे के ऊपर सवार होते हैं, लेकिन यहाँ पे शेर के ऊपर सवार है। तो ये 33 करोड़ देवी देवता का मंदिर किसने बनवाया था, तो अनूप सिंह ने बनवाया था बीकानेर में। ये कि जब दक्षिण के अंदर जाता है तो इसको वहां पे कुंभा की पुस्तकें वगैरह बिखर गई थी पूरे भारत के अंदर। उस टाइम कुंभा ने खूब सारी पुस्तकें लिखी थी, तो ये कुंभा की पुस्तकों का संकलन भी करवाता है और अलग अलग पुस्तकें और भी लेता है और सबको लाके यहाँ बीकानेर में क्या बना देता है, अनूप पुस्तकालय का निर्माण करवा देता है यहाँ पे। तो ये अनूप पुस्तकालय भी किसने बनाया था, खुद के नाम पर ही रख दिया था अनूप अनूप, तो अनूप पुस्तकालय भी बनवा दिया। इसका एक दरबारी विद्वान है भाव भट्ट। क्या है, भाव भट्ट है। अब भाव भट्ट किसके प्रति वफादार था, अनूप सिंह जी के प्रति वफादार था। इसलिए भाव भट्ट ने अपनी जितने भी पुस्तकें लिखी उसमें बीच में नाम किसका घुसेड़ा, तो अनूप सिंह जी का नाम घुसेड़ा। तो पहली पुस्तक संगीत अनूप अंकुश, तो अनूप को पकड़ो। अगली है अनूप संगीत रत्नाकर, फिर अनूप को पकड़ लो। और यहाँ पे अनूप संगीत विलास, 3 पुस्तकों के नाम है और तीनों के अंदर अनूप सिंह जी का जिक्र है, अनूप नाम है। तो आप यहाँ से याद रख लेना कि भाव भट्ट की जो पुस्तक है अगर ऑप्शन के अंदर दिखेगा तो उसमें क्या दिखेगा, तो अनूप देखने को मिलेगा। और जब अनूप देखने को मिल जाए तो उसको मार्क कर देना या राइट लगा देना। ये बीकानेर के अंदर और क्या करता है, उस्ता कला प्रारंभ करता है। क्या प्रारंभ करता है, उस्ता कला। क्या होती है उस्ता कला, ऊंट की जो खाल होती है, ऊंट की खाल के ऊपर जो कलाकारियां की जाती है उसको काट के, मतलब काटते नहीं है, कटिंग वगैरह करके और उसके ऊपर जो आकृतियां बनाई जाती है अलग अलग, उसी को क्या बोलते हैं, उस्ता कला बोलते हैं। इसके लिए लाहौर से 2 आदमी लेके आया था, अली रजा और रुकमुद्दीन। अली रजा और रुकनुद्दीन, ये 2 आदमी पकड़ के लेके आए थे ये लाहौर से। और यहाँ पे क्या प्रारंभ किया, तो उस्ता कला प्रारंभ करी। अपन जब कल्चर का टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर भी अपन ये बात देखेंगे। नेक्स्ट पुस्तक है, ये पुस्तक है किसकी लिख दी यहाँ पे, अनूप सिंह की। अनूप सिंह की पुस्तक है। कौन कौन सी पुस्तक है अनूप सिंह की, अनूप विवेक पहली, अनूप विवेक, खुद को ही बोल रहे कि अनूप क्या रख, विवेक रख। अनूप विवेक काम प्रबोध, अनूप विवेक काम प्रबोध। श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि, श्राद्ध प्रयोग, श्राद्ध पे प्रयोग कर देंगे और फिर क्या करेंगे, चिंता करेंगे, तो चिंतामणि। ठीक है, अनूप विवेक काम प्रबोध श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि। और एक लिख दी अनुपोदय, अनुपोदय। और एक लिख दी गीत गोविंद, गीत गोविंद। ये गीत गोविंद से कंफ्यूज मत होना, गीत गोविंद कई लोग लिखे हैं, कई सारे इतिहासकार है, ये राजा है जिन्होंने गीत गोविंद लिखी है, तो गीत गोविंद भी याद रख लेना। हालांकि जनरल बुक है, ये बुक है ज्यादा याद रखनी है। ये किसकी बात कर ली अपन ने, अनूप सिंह जी की बात कर ली। नेक्स्ट शासक देखते हैं सूरत सिंह। कौन है, सूरत सिंह। 1805 में ये किस पे अटैक करता है, बटनेर के ऊपर अटैक करता है, बटनेर पे अधिकार कर लेता है और उसका नाम बदल के क्या कर देता है, हनुमानगढ़ कर देता है। हनुमानगढ़ क्यों करता है, क्योंकि उस दिन क्या होता है, मंगलवार। मंगलवार किसका होता है, हनुमान जी का। तो हनुमान जी का वार मंगलवार, तो यहाँ पे हनुमानगढ़ नाम कर देता है ये। फिर 1814 में चूरू पर अटैक करता है और चूरू को भी जीत लेता है। ये जो अटैक होता है इस समय जो चूरू का सामंत कौन होता है, यहाँ पे चूरू का सामंत होता है सियोजी सिंह। कौन होता है, सियोजी सिंह। सियोजी सिंह चूरू का सामंत होता है।
इस युद्ध के अंदर जो चूरू वाले होते हैं, चूरू बेचारी छोटी रियासत थी, बीकानेर बड़ी रियासत थी, बीकानेर के पास में ताकतें, शक्ति वगैरह, बल वगैरह ज्यादा था, तो बीकानेर यहाँ पे अटैक करता है। और चूरू को लगता है कि यार अपने जो गोले हैं, गोले किसके बनाए जाते थे उस टाइम, लोहे के बनाए जाते थे गोले वगैरह, लोहा खत्म हो रहा है, तो लोहा जब खत्म होने लग जाता है तो शिवाजी सिंह किसके गोले चलाता है, चांदी के गोले चलाता है, चांदी के गोले। चांदी के गोले राजस्थान की कौन सी रियासत से चलाई गई थी किसी युद्ध में, तो चूरू से चांदी के गोले चलाए गए थे। एक बार मैं यूट्यूब के ऊपर एक इंटरव्यू देख रहा था किसी का, तो उस इंटरव्यू के अंदर जो बोर्ड के मेंबर होता है वो क्वेश्चन पूछता है कि आप चूरू से हैं, तो आप ये बताइए कि जो आपके अंदर एक बहुत फेमस एक बात है कि भाई चूरू से चांदी के गोले चले गए थे, तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि चूरू के अंदर चांदी ज्यादा हो रही है, या चूरू के अंदर चांदी की ऐसी कोई खान है जिसके कारण ये जो कथन है वो फेमस है, तो इस कथन का मतलब बताइए आप, तो चांदी के गोले चलाने का। तो वो कहता है कि हमारे यहाँ पे सही में वाकई में जो चूरू के अंदर क्या हो रही है, चांदी ज्यादा हो रही है, इसलिए चांदी के गोले की जो बात है वो कही गई है। अब पता नहीं कौन सा वो बेवकूफ आदमी था बेचारा कि उसको पता भी नहीं कि ये किसके कारण कहा जा रहा है, शिवाजी सिंह ने बेचारा चांदी के गोले चले थे, और पता नहीं कैसे पहुंच जाते हैं ऐसे लोग, कहाँ इंटरव्यू के अंदर भी पहुंच जाते हैं। चलो छोड़ो उस बात को। नेक्स्ट 1818 में ये किससे संधि कर लेता है, तो अंग्रेजों से संधि कर लेता है, और अंग्रेजों से संधि होने के बाद लगभग बातें बाकी रियासतों में अपन देखते हैं कि समाप्ति हो जाती है, लेकिन यहाँ पे समाप्त नहीं होगी, बड़ी अफसोस की बात है आप लोगों के लिए। अपन नेक्स्ट एक दो राजा और पढ़ेंगे। रतन सिंह, रतन सिंह जी भी किसके वफादार थे, अंग्रेजों के वफादार थे, संधि वगैरह हो ही रखी थी उसके बाद में। तो अपने जो रतन सिंह जी है, गंगा सिंह जी आ गई है, रतन सिंह जी 1839 ईस्वी में ये गया जाते हैं। कहां जाते हैं, गया कहां है, बिहार के अंदर। मैं तो आई हूं यूपी बिहार लूटने। गया, गया में किस पे वध लगा देते हैं, किस पे रोग लगा देते हैं, तो कन्या वध पर रोग लगा देते हैं ये अपने कौन, रतन सिंह जी। इन्हीं का दरबारी विद्वान होता है दयाल दास। कौन होता है, दयाल दास। वो लिखता है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। ये जो ख्यात है ये राजस्थान की अंतिम ख्यात थी, अंतिम ख्यात राजस्थान की अंतिम ख्यात है बीकानेर राठौड़ारी ख्यात। और जो ये बीकानेर के राठौड़ी की ख्यात है, इससे किसकी जानकारी मिलती है, तो अपन ने जो जोधपुर का इतिहास देखा था उसमें अपन देखते हैं कि जोधपुर का जो फर्स्ट शासक था, जोधपुर की स्थापना उस टाइम कौन था, तो राव सिंह, जिसने राठौड़ वंश की स्थापना करी थी। तो सिंह से लेके जोधा तक की जानकारी मिलती है एक तो, और जोधा के बाद में बीकानेर वाले इधर आ गए थे, तो ये बीकानेर के इतिहास के बारे में लिख रही है। तो आगे जोधा का बेटा कौन था, बीका, तो बीका से प्रारंभ करके सिया से जोधा और बीका से रतन सिंह तक की, रतन सिंह में ही था तो रतन सिंह के बारे में लिखेगा बेचारा। यहां तक की जानकारी किससे मिलती है अपने को, बीकानेर राठौड़ा की ख्यात से ये बातें अपने को पता चलती है। नेक्स्ट शासक है गंगा सिंह जी। कौन है गंगा सिंह जी, गंगा सिंह जी को अपन जितने गंगा सिंह जी के बारे में बातें बताएं वो सारी कम में पड़ेगी। एक ऐसा शासक जिसके बारे में मेरे हिसाब से अंग्रेजों के राजस्थान के अंदर जितना प्रभुत्व तो नहीं था, इन्होंने अंग्रेजों से अलग ही संधि कर रखी थी, लेकिन अंग्रेजों ने जितने यहाँ पे काम नहीं करे होंगे उससे ज्यादा कार्य किसने करे थे उनके टाइम, गंगा सिंह जी ने कार्य किए थे। तो बॉक्सर विद्रोह कहाँ हुआ था ये विद्रोह, तो चीन के अंदर 1899 ईस्वी के अंदर चीन के अंदर बॉक्सर विद्रोह होता है। अब आपको लग रहा होगा बॉक्सर वो बॉक्सिंग वाला, तो असली के अंदर ये वो बॉक्सिंग वाला ही बॉक्सर है। बॉक्सर विद्रोह हुआ चीन के अंदर। अब लगा कि इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन जाएगा, तो अंग्रेजों के सबसे विश्वास पात्र आदमी कौन थे, अपने गंगा सिंह जी थे। गंगा सिंह जी कहते हैं भाई जाएगा। गंगा सिंह जी यहाँ जाते हैं, बड़े चीनियों को कूटते हैं। तो चीन वालों को अभी बताना चाहिए, ये कहानी चीन वालों को पढ़ानी चाहिए कि हमारे जो राजस्थान के एक रियासत का एक आदमी था, ये एक शासक था, वही जाके तुम्हारे को कूट के आ गया, तो तुम क्या फालतू पंचायत से लगाते रहते हो। तो यहाँ पे बॉक्सर विद्रोह को किसने दबाया था, गंगा सिंह जी ने दबाया था। अब मैंने एक लेक्चर लिया है उसके अंदर मैंने ये बताया है कि 1899 ईस्वी में या 1556 जो विक्रमी संवत वाला सीन है अपने, उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे छप्पनिया अकाल पड़ता है। छप्पनिया अकाल की अपन बात करी थी, तो 1899 में यहाँ पे छप्पनिया अकाल पड़ता है। राजस्थान के लोग यहाँ पे त्रयमाम कर रहे होते हैं। तो गंगा सिंह जी बहुत ज्यादा क्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लोगों को खाना वाना खिलाते हैं, एक एक आदमी घर में पकड़ पकड़ के खाना खिलाते हैं गंगा सिंह जी। तो उस टाइम गंगा सिंह जी को उदारता थी, उसको देखते अंग्रेज इनको कौन सी उपाधि देते हैं,
केसर हिंद की कौन सी? केसर हिंद की उपाधि देते हैं यहाँ पे। प्रजा प्रतिनिधि सभा, एक सभा होती है प्रजा प्रतिनिधि, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1913 के अंदर हुई थी। किसने करी थी? गंगा सिंह जी ने करी थी। यहाँ सीधे डेट दे रखी है और यहाँ पे बातें दे रखी है गंगा सिंह जी की। बीएचयू की आर्थिक सहायता, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है मदन मोहन मालवीय पूरे भारत के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए आर्थिक धन इकट्ठा कर रहे थे। अलग अलग जगह गए, थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा करा, और जब वो हताश हो गए थे तो लास्ट के अंदर कहाँ पहुंचे? अपने इधर राजस्थान में बीकानेर की तरफ पहुंचे। उनको लगा रेगिस्तान में क्या ही मिलेगा, लेकिन रेगिस्तान में उनको पता नहीं था कौन मिलेगा, गंगा सिंह मिलेगा। जब ये गंगा सिंह जी के पास पहुंचे, क्या गंगा सिंह जी आर्थिक सहायता कीजिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। गंगा सिंह जी ने बोला बोल क्या चाहिए? तो बोले देख लो इतना सारा धन इकट्ठा हुआ है, आप कितना दे सकते हो दे दो। गंगा सिंह जी ने बोला बाकी जो बचा है सब भाई देगा, सब अपन देंगे, लिख लो नाम है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आर्थिक सहायता सर्वाधिक किसने करी थी? सर्वाधिक गंगा सिंह जी ने करी थी। कब करी थी? 1916 में करी थी। पेरिस सम्मेलन, पेरिस शांति सम्मेलन, पेरिस के अंदर जो शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, बाद में 1919 में, उसके अंदर भी किसने भाग लिया था? गंगा सिंह जी ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों के अंदर कौन भाग लेता है? गंगा सिंह जी भाग लेते हैं। और दोनों विश्व युद्ध के अंदर गंगा सिंह जी जो होते हैं अपने वो बढ़िया से कूटते हैं, अंग्रेजों की तरफ से जाते हैं। ये टर्की के अंदर जब टर्की अटैक कर रहा था, मुसलमानों को वहां पे प्रभाव अधिक था, तो उस टाइम टर्की के अंदर क्या था? रेगिस्तान था। तो और यहाँ पे गंगा सिंह जी ने क्या बना रखी थी? ऊँटों की सेना बना रखी थी। आगे आएगा कहीं अपने गंगारी साला नामक ऊँटों की सेना का गठन किया था इन्होंने। तो यहाँ पे ऊँटों की सेना को कहाँ भेजा जाता है? टर्की भेजा जाता है। ये टर्की को बढ़िया से धोते हैं। तो ऐसा शासक जिसने राजस्थान के अलावा, भारत के अलावा विदेश के अंदर जाके भी लोगों को धोया था, वो कौन था? गंगा सिंह जी थे। तो पेरिस शांति सम्मेलन में भी भाग लिया था। चेंबर्स ऑफ प्रिंसेज, इसका अन्य नाम क्या है? नरेंद्र मंडल, नरेंद्र मंडल। इसके चांसलर भी कौन रहे थे 5-6 सालों तक? अपने गंगा सिंह जी रहे थे। 1921 से लेकर 26 तक गंगा सिंह जी इसके चांसलर रहे थे। गंग नहर, गंगा सिंह जी अकाल के बाद में लगा कि अपने राजस्थान के अंदर यहाँ पे बीकानेर वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर सूखा उका पड़ा रहता है, कुछ होता भी नहीं है, और अकाल वकाल पड़ जाए तो उनकी समस्याओं को निपटने के लिए 1927 ईस्वी में ये किसका निर्माण करवाते हैं? गंग नहर का निर्माण करवाते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। और इसका इंजीनियर कौन होता है? कंवर सेन, कंवर सेन इंजीनियर हो गया कंवर सेन। राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। 1927 ईस्वी में गंग नहर का निर्माण करवाया गया था। ये गंगारी साला नामक ऊँटों की सेना मैंने आपको बता दी। रेगिस्तान के अंदर क्या चलते हैं? ऊँट ही चलते हैं। गंगा सिंह जी को पता था अपने रेगिस्तान वाला मामला है, दूसरी गाड़ी दौड़ेगी नहीं, तो क्या दौड़ेंगे? ऊँट दौड़ेंगे। तो ऊँट को सेना बना दी। तीनों गोलमेज सम्मेलन, अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन करवाया था। जब अपन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो देखते हैं द्वितीय गोलमेज जो सम्मेलन था उसके अंदर कौन भाग लेने जाता है? गांधी जी भाग लेने जाते हैं। और बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता था, अपने जैसों को नहीं बुलाया जाता। तो उसके अंदर जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे 1930, 31 और 32, तीनों के अंदर कौन भाग लेते हैं? तो गंगा सिंह जी अपने राजस्थान से भाग लेते हैं। वर्तमान स्वरूप, कौन कौन से ऐसे मंदिर हैं या कौन कौन से ऐसी जगह है जिसका वर्तमान स्वरूप जो हमें दिखाई देता है, उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो गंगा सिंह जी के द्वारा करवाया गया। रामदेवरा, बाबा रामसा पीर, देशनोक, बीकानेर और गोगामेडी, हनुमानगढ़, इन तीनों का निर्माण किसके, जो वर्तमान अपने को देखने को मिलता है जो मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो गंगा सिंह जी ने करवाया था। सिक्के, इन्होंने अपने सिक्कों पर लिखा है विक्टोरिया एम्प्रेस। क्या लिखा है? विक्टोरिया इम्प्रेस। इन्होंने बोला कि राजस्थान की छोरियों को तो छोड़ो, मेरे से कौन इम्प्रेस हो रखी है? तो रानी विक्टोरिया भी इम्प्रेस हो रखी है। तो इसलिए क्या लिखा है सिक्कों पर? विक्टोरिया इम्प्रेस। अपने भी सिक्कों पे नाम आप लिखा देने। एक दिन मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा 2019 के अंदर इनके ऊपर क्या जारी किया गया? डाक टिकट जारी किया गया। महाराज जो गंगा सिंह जी थे उनके ऊपर 2019 के अंदर डाक टिकट जारी किया गया था। ये सारी बातें अपन ने किसके लिए देखी? महाराजा गंगा सिंह जी के बारे में देख ली। तो यहाँ पे अपने बीकानेर का इतिहास समाप्त होता है। एक बार बैक करके देख लेते हैं कौन कौन से शासक देख लिए अपन। राव बीका को देखा अपन ने, उसके बारे बाद में जेतसी को देख लिया, लूणकरण देख लिया, कलयुग का कर्ण कहा जाता है, बीटू सुजानी से कलयुग का कर्ण का लूणकरण को। जेतसी देख लिया, राय सिंह जी देख लिए, टेसरी देख ली, और ये हो गए अपने यहाँ पे वेलिकेशन रुक्मणी, पृथ्वीराज राठौड़ को देख लिया। नेक्स्ट शासक अपने कर्ण सिंह जी को देख लिया था, अनूप सिंह जी को देख लिया, पुस्तकें देख ली अनूप सिंह जी की। सूरत सिंह देख लिया, बटनेर पे अधिकार कर लेता है। रतन सिंह देख लिया, गया में कन्यावध पर रोक लगा देता है।
और गंगा सिंह जी को अपन ने देख लिया, राजस्थान का भागीरथ देख लिया। तो ये सारी बातें किसके बारे में थी, बीकानेर रियासत के बारे में थी, या बीकानेर का जो इतिहास है उसके बारे में अपन ने बातें देख ली। तो इसको आपको शॉर्ट के अंदर देख लेना है, एक फ्लो चार्ट बना लेना है इसका, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं या इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनको सीधे सीधे वर्ड के अंदर लिख देना। उससे अपने गंगा सिंह जी भी समाप्त हो जाएंगे और राजस्थान का जो इंपॉर्टेंट क्षेत्र है या प्रमुख रियासत है बीकानेर वो भी यहाँ पे समाप्त होती है। तो इस क्लास को वापस रिवाइज करके फिर से देख लीजिएगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है या अन्य कोई भी एग्जाम है उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।